नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो राजनीतिक घटनाक्रम घटा, जो कुछ हुआ, उससे हमको क्या सबक लेना चाहिए। मित्रों, हम लोकतांत्रिक देश हैं। पाकिस्तान से तो हमें कुछ भी नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार होता है ना कि आपको कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं सीखने को समझने को मिल जाता है, और उसमें सीखना समझने की आवश्यकता है। मैं भारत में हुए कुछ घटनाक्रम को पाकिस्तान के सापेक्ष में आपको बताना चाहूंगा, और उसके नुकसानात क्या है वो आपको बताना चाहूंगा, और फिर आपको समझ आएगी और आप जानने सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शायद जो पाकिस्तान में हो रहा है वो भारत में भी हुआ है और होता रहा है। पाकिस्तान में हुआ क्या, पहले जान लीजिए। पाकिस्तान में इमरान खान नवाज शरीफ को अपदस्थ कर, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने उनको प्रचुर बहुमत नहीं दिया। जिस तरह से नरेंद्र मोदी को हमारे भारत में दिया, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में दिया, या और जो जगहों पर मैंडेट हमारे जनता ने हमारे नेताओं को दिया है, प्रचुर बहुमत, मतलब 1/3 से भी ज्यादा। उन्होंने कुछ कम करके बहुमत दिया। इसका कारण हुआ कि इमरान खान को बाहर से समर्थन लेना पड़ा। लोकतंत्र हमारे यहाँ बहुत मजबूत है, पाकिस्तान से 1000 गुना ज्यादा। तब भी यहाँ पर समर्थन देने और देने के बदलब में अनुकंपा लेने देने का जो चीज होता है, जो खेल होता है पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर भी, वो आप सब जानते हैं कि साठ गांठ के राजनीति, समझौते के राजनीति में अक्षम लोग पलायदार पद पा लेते हैं और उस पर लोकतंत्र का दुहाई देते हैं। आपने देखा है पाकिस्तान में भी ये हुआ। पाकिस्तान में 4 साल तक इमरान खान को रोज अपदस्थ करने की समाचार हम देख रहे थे। कुछ समाचार चैनल पर तो शुरुआत में प्राइम टाइम में चला कि 3 दिन का मेहमान इमरान, 2 दिन का मेहमान इमरान, 2 घंटे का मेहमान इमरान। खैर करते करते अंत होते होते ऐसी स्थिति आ गई कि इमरान खान के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लाई और उसको पार्लियामेंट में आना पड़ा। नो कॉन्फिडेंस मोशन को पहली बार इमरान खान के अपने पार्टी के जो लोग, वहाँ के जो नेशनल असेंबली है, जिसको हमारे यहाँ लोकसभा कहते हैं, वहाँ उसको नेशनल असेंबली कहते हैं, कि डिप्टी स्पीकर ने एक्सेप्ट किया कि भाई इस पर बहस होगी, और आज झटका दिया कह करके कि ये गैर कानूनी है, ये गिरा दी गई। और बाकी का रेस्ट इमरान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री घोषित हो गए और चुनाव का ऐलान हो गया। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, क्या होगा मेरा मतलब नहीं है, मैं अब आता हूं भारत के कंटेक्स्ट में। मित्रों, भारत में बिहार राज्य में ठीक इसी तरह का मैंडेट नीतीश कुमार को मिला। मतलब नीतीश कुमार 4 सीट अगर इधर हो जाएगा तो नीतीश की सरकार बन गई, 4 सीट उधर हो जाएगा तो नीतीश की सरकार चली गई। 9-9 बहुमत था। नीतीश कुमार ने मुकेश साहनी को, जो कि चुनाव पूर्ण गठबंधन था और उसको कानूनन आना भी था और व्यवहारिक में भी आना था, क्योंकि वो चुनाव के पहले गठबंधन किया ही गया था कि मैं नीतीश कुमार के साथ मिलकर के सरकार बनाऊंगा। मुकेश साहनी राजनीतिक अनुभवहीनता इतना कूट कूट कर उसमें भरा हुआ है कि उसको लगा कि उसकी स्थिति ऐसे है जैसे वो मस्जिद में पढ़ना बैठ जाता है तभी अजान शुरू होता है। मुकेश साहनी का बेलगाम बोल हुआ। मुकेश साहनी खूब आलतू फालतू अवाल वाल बोला। उसे लगा कि चिराग पासवान जैसा मैं उल्टा सीधा नीतीश कुमार को बोलता रहूंगा और सरकार बचती रहेगी। उसी बहकाव में आकर के मुकेश साहनी खूब बोला। स्थिति ये हुई कि मुकेश साहनी के पार्टी के सारे लोग मुकेश साहनी से दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए, और जब मुकेश साहनी अकेला हो गया तो भाजपा नेतृत्व के दबाव में नीतीश कुमार ने उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। अब मुकेश साहनी की स्थिति धोबे के कुत्ते की है, ना इधर कर रहा ना उधर कर रहा। मैं बात इस पर नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आखिर मुकेश साहनी जैसे 2 कौड़े के आदमी के आगे नीतीश कुमार जैसे राजनीतिक महारत हासिल कर चुके आदमी और अमित शाह जैसे आदमी को झुकना क्यों पड़ा? क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ पर नंबर का वैल्यू है, जिसके साथ नंबर है उसी की सरकार है।
और नंबर 4 लोगों की उसके साथी और 4 लोगों का बहुमत इधर था। तो इस वजह से स्थिति क्या हुई कि उसे इन सब चीजों पर बार्गेन करने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला और इसका वो पूरा दोहन किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आप राजनीतिक रूप से अपने आप को सक्रिय रखना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से आप अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, अपनी वजूद बनाए रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश में राजनीतिक शुचिता बनी रहे, तो कम से कम स्पष्ट बहुमत दीजिए। जैसे योगी आदित्यनाथ का पहले से बहुमत कुछ कम है लेकिन साफ और स्पष्ट बहुमत आया है। तो योगी आदित्यनाथ के जो दल जिनके साथ चुनाव पूर्ण समझौता हुआ है वो इस स्थिति में नहीं आए हैं कि योगी आदित्यनाथ को दबाव में ला दें, लेकिन फिर भी चुनाव पूर्ण जो गठबंधन की शर्तें लगाई गई थी वहां पर तो मोदी योगी झुकते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जैसे मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि भाई बाप अगर मंत्री है तो बेटा मंत्री नहीं बनेगा। पंकज सिंह की बात कर रहा हूं मैं। ये राजनाथ सिंह केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। बेशक पंकज रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से चुनाव जीते हों, रिकॉर्ड तोड़ मतदान से चुनाव जीते हों, लेकिन मंत्रिमंडल में उनका स्थान नहीं मिला क्योंकि राजनाथ सिंह मंत्री थे। लेकिन अनुप्रिया पटेल के साथ ये बात नहीं नमी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो अपना दल की नेता है और उसके दल के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ और ये तय हुआ कि गठबंधन में मेरे पतिदेव को आपको मंत्री बनाना पड़ेगा। आज गठबंधन की मजबूरी की स्थिति यह है कि वो स्वयं केंद्र में मंत्री है और उसका पति राज्य में मंत्री है। यही संजय निषाद के साथ हुआ। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा था कि भाई मेरे साथ समझौता करो, मेरी जो सीटें निकलेगी उसमें शर्त यह है कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनाओ और मेरे बेटे को मंत्री बनाओ। खैर योगी आदित्यनाथ उसकी इस शर्त को नहीं माने कि सब सीटें तेरे को ही दे देंगे, लेकिन ये जरूर करना पड़ा, मतलब मजबूरी आ गई कि वो बाप बेटे दोनों को बनाए, एक को कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ा और एक को राज्य मंत्री बनाना पड़ा। तो मैं देशवासियों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि कम से कम आप स्पष्ट बहुमत देंगे तो जो ये राजनीतिक ब्लैकमेलिंग हो रही है लोकतंत्र की दुहाई दे करके, उससे निजात मिलेगा और आपको लोकतंत्र के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। राजनेता आपके नाम पर आपको बेचेंगे नहीं, आपके दिए मतों के आधार पर आपको गिरवे नहीं रखेंगे। पाकिस्तान के बहाने मैं भारत की जनता को यही बताना चाहता हूं कि भाई जो पाकिस्तान में अगर प्रचुर बहुमत इमरान खान के पास होती तो आज उसको झुकना नहीं पड़ता और उसे ब्लैकमेल नहीं होना पड़ता। जिस तरह से नीतीश कुमार को ब्लैकमेल नहीं होना पड़ता अगर मुकेश सहनी 4 सीट के दम पर सरकार बनाने बिगाड़ने की स्थिति नहीं होती। तो मेरा कहना है कि अगर भारत के लोकतंत्र में, हालांकि अब बड़ी कुछ दिनों से, मतलब जब से ये भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है तब से एक बात जरूर आ रही है कि जनमानस स्पष्ट बहुमत पा रही है, लेकिन हमने हरियाणा में देखा कि समझौते के मजबूरी में HJCP के अंतर्गत उसके बहुत सारे उलझुल मानों को भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में मानना पड़ा, जिसमें एक सबसे बड़ा उलझुल का मतलब असंवैधानिक मांग के आगे भाजपा को झुकना पड़ा। जब चौटाला के नाती जो जयंत चौटाला ने ये दबाव बनाया कि भाई हरियाणा के लोगों को आपको नौकरी देनी पड़ेगी, 70% 80% की वैधता बनाई है कि आप हरियाणा वासियों को ही नौकरी पर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय छवि के विपरीत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो उसकी पहले तक सरकार थी, आज महाराष्ट्र में वो विपक्ष में, लेकिन प्रमुखता से वहां उपस्थिति तो उसकी है ही है। अब उसको अगर वहां हरियाणा में सरकार चलाएगी तो अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो किसी ने मुद्दा नहीं उठाए थे कि भाई आपका हरियाणा में कह रहे हैं कि हम स्थानीय लोगों को चुनाव देंगे तो जो यूपी बिहार के लोग वहां पर मजदूरी करने गए उनका क्या होगा। और वैसे भी राष्ट्र हित में आपको इस बात को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आप गुणवत्ता को देंगे तब तो औद्योगिक क्रांति आएगी और औद्योगिक मुद्रास्फीति बढ़ेगा। अगर आप कोटा निश्चित कर देंगे, आरक्षण लागू कर देंगे तो फिर प्रतिभा का हनन होगा। अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचुर बहुमत अकेले दम पर होती तो वो चौटाला के बेटे को कहते कि भाई ये काम करो, आप अपना समर्थन अपने पास रखो
हम नहीं करेंगे। फिर चौटाला मजबूर होकर कहता कि नहीं कोई बात नहीं जी, आपके ही शर्तों पर हम समर्थन देंगे जो आप कहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और विकास का जो उनका परंपरागत घोषणाएं है वो उस पर अमल करती है और इस मजबूरी के अंदर नहीं फंसती। मेरा कहने का मतलब है कि देशवासियों को इस विषय पर विचार करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि हरियाणा में हंग असेंबली हमने बनाया तो उनको क्या मजबूरी लेनी पड़ी, और उत्तर प्रदेश में हमने प्रचुर एक तरफा मताधिकार दिया तो यहाँ पर कोई दबाव की राजनीति नहीं कर सकता। दबाव की राजनीति जो अनुप्रिया पटेल उसके पति पत्नी की मंत्रिमंडल देगा है वो चूंकि चुनाव गुण गठबंधन और उसकी शर्तें थी, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था और उनकी राजनीतिक बढ़त पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा था। इसीलिए उसने चुनाव पूर्ण गठबंधन को तय कर लिया था और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई जब हम रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाई पर वचन न जाई, मैंने वचन दे दिया है कि हम आपको मंत्रिमंडल में रखेंगे तो रखेंगे चाहे बहुमत पूरी हो। जैसे पिछले बार 325 सीटें आई थी तब भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को मंत्रिमंडल में रखा था। ओम प्रकाश राजभर उसका उदाहरण था, स्वामी प्रसाद मौर्य उसका उदाहरण था, अनुप्रिया पटेल उसकी उदाहरण थी। जो लोगों से उन्होंने समझौता किया था उन लोगों को मंत्री परिषद में और सरकार में हिस्सेदारी दी थी। इन सब चीजों से अगर आप निजात पाते हैं और पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये साफ स्पष्ट और राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रवाद की तरफ सरकार बने तो आप राष्ट्रवादी पार्टियों को स्पष्ट जनादेश दें। हंग असेंबली राजनीतिक अस्थिरता लाती है और देश में विकास के लिए घातक है, ये साबित हो चुका है, चाहे वो बिहार का उदाहरण हो, हरियाणा का उदाहरण हो या देश के और हिस्सों का उदाहरण हो। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि जो अभी हाल ही में 5 राज्यों का चुनाव संपन्न हुआ, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में ना बनी हो, केजरीवाल की सरकार बनी हो, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। आप केजरीवाल वहां पर किसी तरह की बहाने नहीं बना सकता कि जी मेरी बहुमत की सरकार नहीं कर रहा हूं, मेरे ये नहीं, बहाने नहीं बना सकता। वो बेशक केजरीवाल को मैं किसी भी स्तर पर राजनीति में बने रहने के योग्य नहीं मानता, क्योंकि वो राजनीति करने के योग्य ही नहीं है, झूठ बोलने के अलावा और कुछ करता नहीं है। लेकिन फिर भी पंजाबियों ने स्पष्ट बहुमत दिया है उसको, और उसका स्पष्ट बहुमत का मतलब है कि वो स्पष्ट काम कर सकता है। वही हाल और राज्यों में, गोवा में, मणिपुर में, मेघालय में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में स्पष्ट जनादेश दिया गया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अब वहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल नहीं कर सकता बिहार की तरह से। जनता के इकबाल पर, जनता के विवेक पर और जनता के मताधिकार पर मैं कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूं। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जनादेश दिए उसी तरह से स्पष्ट जनादेश दीजिए और अपने मतलब का काम, विकास का और राष्ट्रवाद का काम करवाइए। हंग असेंबली कराएंगे तो जातीय आधार पर जो राजनीतिक पार्टियां चुन के आएंगी उनका मोटो होता है राजनीतिक में अपनी स्थान बनाना और उसके बदले पैसा कमाना, पावर कमाना, और कुछ नहीं होता। अपने लोगों का विकास उनके एजेंडा में होता ही नहीं है। इसको जब आप देखेंगे, नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ऐसा ना हो, देश एक तरफा विकास करे, चौतरफा विकास करे और एक राजनीति में एक अधिकार बाग का वर्चस्व हो। इसके लिए आप स्पष्ट जनादेश दें, जिसको दें वो आपका मर्जी है, लेकिन जनादेश स्पष्ट दें। इन्हीं शब्दों ने अनुरोध के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।